जी, तुम स्टार्ट करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे टेस्ट डिस्कशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसके अंदर आपको मिलेंगे। एक एक करके हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच फेज ऑफ द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अब आपके सामने चार जो है वो फेजेस बताई हुई हैं। इनमें प्रोलिफरेटिव है, सेक्रेटरी फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज है, ओवुलेशन फेज है। हम जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको दो मेन साइकिल में डिवाइड किया गया। एक ओवरियन साइकिल, वो चेंजेस जो ओवरी के अंदर आ रही होती हैं, और कुछ होती हैं चेंजेस यूट्रस के अंदर आ रही होती हैं। तो अब ऐसी फेज जिसमें एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड हो जाती है या आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम थिक हो जाती है, दैट फेज इज कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज। बीटा इज करेक्ट। और ये सेक्रेटरी फेज जो है वो यूट्राइन साइकिल की फेज है। इसके अंदर आपको डेल्टा में जो ओवुलेशन फेज मिल रही है, दैट इज एक्चुअली द फेज और द इवेंट इन द ओवरी। तो समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं स्टेटमेंट के अंदर आपको बताऊं कि अगर मैं कहता हूं कि बताएं कि यहाँ पर ऑड अमंग रेस्ट, ऐसे आ जाता है कि बताएं कौन सा ऐसा है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। तो तब आपने चूज करना था ओवुलेशन फेज, क्योंकि ये तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि तीनों की तीनों जो है वो यूट्राइन साइकिल के फेजेस हैं, और ये ओवुलेशन फेज जो है ये ओवरियन साइकिल की फेज है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और रेगुलेटेड बाय द इथाइलिन, ऑक्सन, गोनेटोट्रोफिन और जिबेलिन। तो आप जानते हैं कि ये गोनेटोट्रोफिन रेगुलेट करते हैं। अब गोनेटोट्रोफिन कौन कौन से हैं? गोनेटोट्रोफिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आपने याद रखना है कि ये प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इन्होंने प्रोड्यूस होना है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और मेनली गोनेटोट्रोफिन कौन कौन से? इसमें एफएसएच है, एलएच है, जिनके लिए कॉमन हाइपोथैलेमिक फैक्टर जो है वो आता है और वो एक्ट करता है। तो ये इसके अंदर आपने यहाँ याद रखना है कि कौन सा फेज में गोनेटोट्रोफिन है। तो मेनली एफएसएच और एलएच। एक और एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस उसको एलटीएच कहते हैं, लेकिन मेनली इन दोनों का एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, साइफिलस इज कॉज्ड बाय द स्पाइरोकीट्स, नॉस्टॉक, वाटर ब्लूम और साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइफिलस कॉज होता है ये ट्रेपोनीमा प्लिडियम से कॉज होता है। तो ट्रेपोनीमा प्लिडियम जो है वो एक स्पाइरोकीट है। तो एक तो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया का नाम ट्रेपोनीमा प्लिडियम। ठीक है, तो इसमें स्पाइरोकीट जो है वो करेक्ट है। इन द साइफिलस फॉलोज में डैमेज सीएनएस, बोन जॉइंट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल करेक्ट, डेल्टा इज करेक्ट। सीएनएस भी डैमेज होता है, बोन्स, जॉइंट्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। ये एसटीडीज हैं। एसटीडीज में आप जानते हैं आपकी बुक के अंदर मेंशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपने सारी की सारी पढ़नी। इसमें दो बैक्टीरियल हैं, दो वायरल हैं। बैक्टीरियल में गोनोरिया बैक्टीरियल है, साइफिलस बैक्टीरियल है, ठीक है। और एड्स वायरल है, और हर्पीज सिंप्लेक्स जो है ये भी वायरल डिजीज है। तो इसमें तीन डिजीज जिसको हम जो है वो कह रहे हैं कि ये एसटीडीज हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हार्मोनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन आफ्टर द पर्चुरेशन। तो अब ये हार्मोनल एक्शन जो है रिप्रोडक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। दो चीजें होते हैं, एक मिल्क इजेक्शन होता है, एक मिल्क सेंथिसिस होता है। तो प्रोलैक्टिन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिल्क सेंथिसिस, ठीक है, यानी मिल्क सेंथिसिस करवाएगा। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन में काम करता है। और साथ ही ऑक्सीटोसिन का आप जानते हैं कि चाइल्ड बर्थ में भी इसका रोल होता है और लेबर इंड्यूस करता है। और दूसरा हम ये जानते हैं चाहे मिल्क की इजेक्शन हो या चाइल्ड बर्थ हो, तो इसमें जो इसका एक्शन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, क्योंकि कुछ बॉडी के अंदर फीडबैक पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर फीडबैक नेगेटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक शो करता है। ऑक्सीटोसिन हैज रिसेप्टर साइट ऑन द यूट्रस, मेमोरी ग्लैंड्स, वजाइना, यूट्रस एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के, वो आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसका चाइल्ड बर्थ में भी रोल है और मिल्क इंजेक्शन के अंदर भी रोल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी यूट्रस एंड द मेमोरी ग्लैंड्स। डेल्टा इज करेक्ट। Question number 7 is which is associated with the testosterone? Development of testis, increased muscle and bone mass, growth of the body hair, all ABC। तो आप जानते हैं सारी की सारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, दैट ऑल कंट्रोल्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन एंड दिस द मेल हार्मोन। तो इसमें ऑल ABC करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है A cell produced at an early stage in the formation of spermatozoa, spermatogonia, primary spermatocytes, secondary spermatocytes और spermatids। तो अगर आप सारों का सीक्वेंस देखें तो सर से पहले जो प्रोड्यूस होंगे वो स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होंगे, और फिर स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होंगे। फर्दर अगर हम इनमें देखें तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये डिप्लॉयड है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज द 2n। और ये जो नीचे वाले दोनों सेल्स हैं इसके साथ स्पर्म भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये हैप्लॉयड हैं।
Haploid is the n number of chromosome which produce androgen under the pulsatile control of the pituitary LH. अब एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और वो पिट्यूटरी एलएच के कंट्रोल में होगा लेडिक सेल्स, एंटीरियर लोब, हाइपोथैलेमस और द सर्टोली सेल्स। तो हम जानते हैं कि जो लिडिक सेल्स होते हैं, या इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं या एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन। और लिडिक सेल्स पर कौन से हार्मोन का एक्शन होता है, आप जानते हैं इसके ऊपर एलएच का, जैसे यहाँ बताया गया है। और एलएच को मेल के अंदर हम कहते हैं ICSH, विच इज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को या लिडिक सेल को एक ही नाम है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ऑलरेडी हमने इससे पहले भी बात की है लेक्चर में, कि ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द 28th डे ह्यूमन ओवरियन साइकिल द ओवुलेशन टेक प्लेस टिपिकली on day 5th of the cycle, day 14th of the cycle, day 7th of the cycle, day 27th of the cycle। तो आप जानते हैं कि जो ओवुलेशन होती है वो डे 14th ऑफ द साइकिल। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी है कि अगर तो नॉर्मल 28 डेज का साइकिल है तो सावधान है, इसमें 14th डे यानी मिड ऑफ साइकिल होगा। लेकिन समटाइम क्वेश्चन ये आता है कि साइकिल जो है वो 35 डेज का इन केस, तो बताएं फिर ओवुलेशन जो है वो उसका डे कौन सा होगा। तो आपने ओवुलेशन को किस तरह से फिर कैलकुलेट करना है, आपने इसमें से 14 माइनस करनी। तो जब 14 माइनस करेंगे तो 21st डे जो होगा वो ओवुलेशन का डे होगा। तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन का डे हमेशा 14th नहीं होगा, 14th तो उस सूरत में होगा अगर नॉर्मल जो है वो साइकिल है जो कि 28 डेज का है। क्वेश्चन नंबर 11, ovulation the human female normally take place during the menstrual cycle at the beginning of the proliferative phase or just before the end of the secretory phase, just at the end of the proliferative phase, at the end of the secretory phase। तो ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड है वो है एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, यानी प्रोलिफरेटिव फेज एंड जब होगी। अब ये जो फेजेस है आप जानते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उसमें एक तो मेंस्ट्रुएशन की जो फेज है दैट इज द 1 to 5 डेज, ये मेंस्ट्रुएशन की फेज के अंदर आ जाएंगे। और दूसरी जो फेज है वो प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव जो है दैट इज द 6 to 14। तो 14th डे यानी एंड ऑफ दैट मेंस्ट्रुएशन जो है वो इसके अंदर ओवुलेशन का होगा। और फिर जो सेक्रेटरी आता है वो है 15 to 28, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज पिक अप द डिप्लॉयड सेल। अब इस तरह का सवाल आता है कि डिप्लॉयड सेल कौन से हैं, हैप्लॉयड सेल कौन से हैं। तो यहाँ प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिप्लॉयड कौन सा है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि डेल्टा ये डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसी तरह से प्राइमरी ओवोसाइट भी डिप्लॉयड है। फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट साथ ही बनती है, इसका मतलब ये हैप्लॉयड है। सेकंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होती, तो इसमें डेल्टा जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज। अब ये एक टर्म है and this is the last step of the spermatogenesis, this is called the spermiogenesis, it's a very important term। देखिए एक तो वर्ड है spermatogenesis, तो spermatogenesis में overall the production of sperm, but spermiogenesis is the last step of the sperm production which is the spermatids to spermatozoa or the sperm। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो चेंजेस आती हैं इसके अंदर, that is the shedding of the cytoplasm। साइटोप्लाज्म जो होता है वो शेड होता है, ठीक है। और शेप में चेंज आती है, आप जानते हैं कि स्पर्मेटिड्स होते हैं वो राउंड होते हैं, तो राउंड टू इनलोगेटेड चेंज आती है, यानी जो स्पर्म होते हैं वो इनलोगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो आपको राउंड टू इनलोगेटेड फॉर्म में चेंज आती है, ठीक है। और स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि उसमें हेड होता है, नेक है, उसके अलावा उसमें मिडिल पीस है, फिर उसमें टेल है, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हेड के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल विच इज द न्यूक्लियस। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टीरॉयड 14 ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन द ह्यूमन डैश अंडरगोज मियोसिस 1। कौन सा मियोसिस 1 किसके अंदर होती है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ओवोगोनिया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अब आपको इवेंट याद रखने हैं कि मियोसिस 1 जो होगी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी और वो सेकेंडरी ओसाइट या स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी ओसाइट होंगे तो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होंगे। तो इसके अंदर बीटा जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से आपको याद रखना है कि मियोसिस 2 कहाँ होती है,
ठीक है, आपने याद रखना है कि डिफरेंशिएशन कहाँ होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस दोनों के दोनों फिनोमिना में ये स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टीरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। अब कौन सा हार्मोन जो स्टीरॉयड नेचर का भी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। बाकी क्योंकि स्टीरॉयड नेचर के नहीं है। अगर अभी दोनों हार्मोन को देखते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है आप जानते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन जो है ये स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट टू ओवा occurs via mitosis, meiosis 2, meiosis 1 और डिफरेंशिएशन। अब आपको ये याद रखना है कि meiosis 2 कहां पर होती है। आप जानते हैं meiosis 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ओवम बनने में, ओवा बनने में जो है वो meiosis 2 होती है। इसी तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने में meiosis 2 होती है, सेकेंडरी ओवोसाइट से ओवा बनने में meiosis 2 होती है। तो यहां meiosis 2 होगी, लेकिन meiosis 2 इज सिमिलर लाइक माइटोसिस। सो meiosis 1 इज ए रिडक्शन डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं। Question number 17. How many sperms are formed from a primary spermatocytes? 1, 2, 3, 4. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अगर एक होगा तो इससे जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो 4 स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, एक से 4, क्योंकि मेयोसिस होती है। लेकिन अगर प्राइमरी ओवोसाइट आता तो उससे एग आता तो फिर 1 to 1 नहीं होना, क्योंकि दरमियान में पोलर बॉडी बनती है जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, मेयोसिस 2 एंड डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट है माइटोसिस की, यानी माइटोसिस के रिजल्ट में बनेंगे, मियोसिस 2 के रिजल्ट में बनेंगे और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में बनेंगे। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले होता यह है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो इस दौरान आप जानते हैं कि प्रोसेस जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माइटोसिस कब होती है, जब स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं तो माइटोसिस के रिजल्ट में बनते हैं, फिर मियोसिस 2 के रिजल्ट में स्पर्मेटिड बनते हैं और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में स्पर्म बनते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो 4 ली आएगी। ये एक माइटोसिस के रिजल्ट में बन रहा है, स्पर्मेटिड्स मियोसिस 2 के रिजल्ट में बन रहे हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेंगे, तो साफ है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होना है। 19th number, it begins at the puberty and lasts throughout the life. Sperm production, production and release of egg, release of sperms, production and release of sperm. तो इसमें जो डेल्टा है वो करेक्ट होगा, production and release of sperm, because that begins at the puberty and lasts throughout the life. But in case of egg production, this is a cyclic process that begins at the puberty, जो यानी कि डेवलपमेंट जो है वैसे तो फिनोमिना तो बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, बल्कि फीटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, बट दैट एंड्स एट सम एज लाइक 45 प्लस, which is called the menopause. Which one of the cells have the homologous pair of chromosome? किसमें अंदर homologous pair of chromosome होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्पर्म। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सेल साइकिल से गुजर के बनता है और इसके बाद जब मियोसिस 1 होती है तो दोनों होमोलोगस जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चले जाते हैं, जिससे उनके अंदर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। 21, which is non-motile, having 1/4 amount of DNA as compared to the spermatogonial cells, primary spermatocyte, spermatids, secondary spermatocytes और the sperm। तो अब वो कह रहा है नॉन मोटाइल भी है और 1/4 अमाउंट है डीएनए की, तो वो हमारे पास है स्पर्मेटिड्स, ये नॉन मोटाइल होते हैं और अमाउंट 1/4 होती है। यानी वो अमाउंट 1/4 इसी वजह से होती है कि जब वो माइटोसिस के रिजल्ट में बनते हैं तो आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल साइकिल में जाएंगे, सेल साइकिल में एक दफा अमाउंट डीएनए डबल हो जाती है, क्योंकि सेल साइकिल की एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होती है। उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, डीएनए पहले आधा होता है, फिर डिवाइड करते हैं मेयोसिस 2 में, फिर आधा होता है। तो इसका मतलब है कि 1/4 रह जाता है, लेकिन अगर हम स्पर्म मदर सेल्स के साथ रिलेट करेंगे तो अब हाफ ही होगा। तो यहाँ ये लेक्चर के दौरान भी पॉइंट जो है वो इसको डिस्कस किया था, जिसने नहीं सुना वो दोबारा से इसको जरा क्लियर कर ले। और आपको वहां बताया था कि कितने स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो सॉरी कितने जो क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, हर एक सेल में सेपरेटली क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स के बारे में बताया था। 22,
Ovum released from the ovary during the oogenesis is actually प्राइमरी ओवोसाइट, ओगोनियम, सेकेंडरी ओवोसाइट और एग। तो टेक्निकली उसको सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी ओवोसाइट जो होता है वो अरेस्ट होता है एट मेटाफेज 2। तो जो वो रिलीज होता है तो एक्चुअली वो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है और ये उस वक्त तक अरेस्ट रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज टू द एग एंड डैश इज टू द एम्ब्रियो। अब एग कहाँ बनता है, एम्ब्रियो कहाँ होता है, ये दो चीजें इसके अंदर है। तो एग जो है वो ओवरी के अंदर होता है और एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर होता है, क्योंकि वहां इम्प्लांट होता है, जिसकी वजह से यहाँ डेल्टा जो है वो ऑप्शन आएगी। तो ये दोनों का सेम लिंक बताना होता है कि एक के अंदर सेम लिंक है तो दूसरे का भी एज इट इज लिंक होना चाहिए। जैसे एग की डेवलपमेंट ओवरी में होती है, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। Question number 24 is spirally twisted bacteria which can cause STD. STD is sexually transmitted disease. Spirally twisted का मतलब है स्पाइरोकीट्स होते हैं, हम जानते हैं वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, ऊपर आपको बताया कि स्पाइरोकीट्स जो है वो साइफिलिस कॉज करते हैं। तो ये इसमें बीटा जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पर्म कैरिंग अवे वेसल्स फ्रॉम द टेस्टिस, जो टेस्टिस से अवे लेके जाती है वो कौन सी है? वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडमस और द रेटिटेस्टिस। यहाँ पे आना चाहिए था रेटिटेस्टिस, ये टेस्टिस लिखा हुआ, ये भी एक वेसल है जो कि प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वेस्ट डिफरेंस है, क्योंकि अवे इसने लेके जाना है। लेकिन अगर ये चारों को मैं अरेंज करूं कि किस तरह से इनका सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहला मैं नंबर दूंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, दूसरे नंबर पर रेटिटेस्टिस लिखूंगा, तीसरे नंबर पे मैं एपिडाइडमिस लिखूंगा, तो फोर्थ नंबर पे वेस्ट डिफरेंस, क्योंकि वेस्ट डिफरेंस वहां से अवे लेके जाएगी। तो अवे इसमें दैट्स द मेन स्पर्म डक्ट। एस्ट्रोजन द फीमेल हार्मोन इज डैश इन नेचर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, स्टीरॉयड और द ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन होते हैं। हाउ मेनी मेच्योर एग्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी ऑफ ए नॉन प्रेग्नेंट वुमन ईच ईयर। कितने एग हर ओवरी प्रोड्यूस करेगी? तो इसमें करेक्ट आंसर है 6। हर ओवरी 6, टोटल 12 प्रोड्यूस होते हैं और ये टर्न बाय टर्न प्रोड्यूस होते हैं। अगर एक मंथ से एक ओवरी प्रोड्यूस करेगी तो नेक्स्ट मंथ से दूसरी ओवरी प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें 6 नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच सेल ऑफ द ओवरी अंडरगोज मियोसिस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग। किसके अंदर मियोसिस होती है? जर्म सेल्स, प्राइमरी ओसाइट, ओगोनिया और फोलिकल सेल। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मियोसिस से पास करता है वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी ओसाइट होगा। इसमें मियोसिस यहाँ स्टार्ट होती है, पहले मियोसिस 1 होगी तो प्राइमरी से सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे और फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगी जिसके रिजल्ट में वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओटेड या एग के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द सीक्वेंस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म इज। मैंने आपको एक सीक्वेंस ही बताया था कि ये यहाँ पर टेस्टिस नहीं है, अब उसके अलावा बाकी जो डक्ट्स है वो प्रेजेंट है। अब इसमें सीक्वेंस क्या होगा? स्टार्ट तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही होना है, याद रखना है। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, अल्फा और चार्ली, इनमें से एक होगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वैस डेफरेंस डायरेक्ट नहीं जाएगी, पहले आपको डायडेमस में जाएगी, जिसकी वजह से करेक्ट होगा वो चार्ली करेक्ट होगा। ये सॉरी, चार्ली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, epididymis, vas deferens, and then urethra, which is the urinogenital duct in the male. Question number 30 is uterus open into the vagina through the cervix, external genitalia, fallopian tube और vulva। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो है cervix, कि ये cervix जो है which is the narrowing down part of the uterus that opens into the external genitalia. Question number 31, spermatogonia differentiate into primary spermatocytes, spermatozoa, secondary spermatocytes और spermatids। तो क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसके अंदर जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है कि कौन किसके अंदर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा स्पर्मेटिड और फिर बनेगा स्पर्मेटोजोआ। 32, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। आप जानते हैं कि यहाँ जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसके इन्फ्लुएंस में जो है वो डेवलप होगा? एलएच के इन्फ्लुएंस में डेवलप होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एलएच जो होगा इसने ओवुलेशन कॉज करनी,
विच इज द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द फॉलिकल। जैसे ही फॉलिकल रप्चर्ड होगा, और रप्चर किसने करना है? ये रप्चर एलएच ने करना है, और वहां से फिर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सेक्रेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज। मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हार्मोन का क्या है? एफएसएच प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूस होता है वो एफएसएच प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन है तो एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय द सडन रिडक्शन ऑफ। सडन रिडक्शन किसकी होगी? एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, बोथ बट स्पेशली प्रोजेस्टेरोन, बोथ बट स्पेशली एस्ट्रोजन। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो है बोथ बट स्पेशली प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जब कम होगा तो उससे दैट लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन। चार्ली करेक्ट है। A sac of skin that hang from the body at the front of the pelvis between the legs, the pouch, scrotum, marsupium, peritoneum. So आप जानते हैं कि ये scrotal sac होता है where the testes are present, and why they are hangs out from the body, because they need low temperature for the sperm production, and the temperature is less than 2 degree than the body temperature, means 37 degree की बजाय 35 degree temperature required होता है। Question number 36 is total number of sperm produced by one primary spermatocytes। तो अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 4 है। FSH stimulate the production of estrogen hormone, which has two target dash and dash. What are the target of estrogen? एस्ट्रोजन का टारगेट क्या होते हैं? एक तो एस्ट्रोजन आप जानते हैं कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ओवरियन हार्मोन होता है, और इसका टारगेट मेनली यूट्रस होता है। लेकिन यूट्रस के साथ साथ इसका टारगेट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी भी होता है। पढ़ता है तो इसने नेगेटिव फीडबैक शो करना होता है एफएसएच के साथ, तो जिस वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है। बीटा करेक्ट है इसके अंदर। ड्यूरिंग द ऑस्ट्रस साइकिल, अब ये ऑस्ट्रस साइकिल आप जानते हैं कि नॉन ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है, रैट्स में और अदर जो कैट्स वगैरह में, अदर कैटल्स में। और इस दौरान विच वन कॉज ओवुलेशन इन द फीमेल? फीमेल में ओवुलेशन कॉज कौन करता है? फिजिकल मीटिंग, आईसीएसएच, द हार्मोन एस्ट्रोजन, और कंसेप्शन। तो इसमें जो करेक्ट है दैट इज द अल्फा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रस साइकिल एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन इन फीमेल कंटिन्यूज फ्रॉम डैश टू डैश। ओवुलेशन जो है वो कहां से कहां तक कंटिन्यू रहती है? बिफोर बर्थ टू मेनोपॉज, puberty to menopause, after puberty to death, just after the birth, and 45 years of the age। तो ovulation जो होगी that starts continues from the puberty to the menopause, यहां तक होगी। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फोलिकल डेवलपमेंट या फोलिकल फॉर्मेशन अगर फीमेल में देखें, तो ये हम जानते हैं कि इसके अंदर फीटल स्टेज में ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, फीटल स्टेज में। और जब फीमेल की बर्थ होती है तो बर्थ के दौरान बाद उसमें अगर देखेंगे तो 40,000 फॉलिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसी में से फिर प्यूबर्टी पे डेवलप करते हैं, जिसके अंदर एग जो है वो डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑफ ए टाइप ऑफ सोमैटिक सेल्स बाय व्हिच टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है दैट प्रोड्यूस्ड इफ टेक प्लेस बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स, सर्टोरी सेल्स, लेडिक सेल्स, बोथ ए एंड सी। तो भी आपको बताया था कि दोनों करेक्ट इसमें। इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, लेडिक सेल्स भी कहते हैं, और ये दोनों के दोनों सेल्स होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं, या हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनके लिए आप जानते हैं कि एक वर्ड यूज किया था नर्स सेल्स, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये भी इसमें याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन पर जो हार्मोन का एक्शन होता है वो कौन से हार्मोन यहाँ एक्ट करते हैं? एफएसएच। और इन पर जो हार्मोन का पिट्यूटरी हार्मोन का एक्शन होता है वो एलएच हार्मोन है। जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 में, फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरेटर, एपिडाइडमस, यूरिथ्रा और द इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर जो और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट नहीं है वो यूरेटर है। यूरेटर इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिथ्रा पार्ट है बिकॉज़ इट्स अ यूरिन जेनिटल डक्ट इन द मेल। एपिडाइडमस डक्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है। Scare on the surface of the ovary that is remnant of the ovulation is the corpus luteum, corpus albicans, corpus callosum, or corpuscles, that is called the corpus albicans।
ये एक निशान सा जो कि ओवरी के ऊपर बन जाता है, दैट इज द रेमिनेंट ऑफ द ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन का एक रेमिनेंट होता है, उसको हम कॉर्पस एल्बिकम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आप जानते हैं, ये रप्चर्ड फॉलिकल को कहते हैं, जो कि ग्लैंडुलर बन जाता है और वो हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कॉर्पस कैलोजम जो होता है, ये दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान बैंड ऑफ एक्सोन्स होते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। कॉर्पिसल सिमिलरली सेल्स को कहते हैं। Question number 43. Corpus luteum that develop after ovulation form the ruptured follicle during the luteal phase is dash in nature. Endocrine, exocrine, dual gland, none of this. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, हम जानते हैं कि ये एंडोक्राइन नेचर का होता है। एंडोक्राइन नेचर किस तरह से? क्योंकि इसमें से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। Question number 44. Menstrual cycle is controlled by the hormones of pituitary, hypothalamus, pancreas और ovary. तो कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं? तो मेनली जो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, दैट हार्मोन्स और द पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन जो होते हैं, वहीं से आगे फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यानी उन्होंने ओवरी के हार्मोन प्रोड्यूस करना है। हाइपोथैलेमस से जो होते हैं वो रिलीजिंग फैक्टर आते हैं, लेकिन हार्मोन जो स्पेशली वो पिट्यूटरी हार्मोन ही होते हैं। और ये मेनली एफएसएच, एलएच और फिर उनका आगे एक्शन होगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी। Question number 45. Male sex cells that carries a man's genetic material is spermatozoa, spermatogonia, spermatocytes, germinal epithelium. तो जिनमें स्पेसिफिकली जो स्पर्म है, ये इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है और जो कि अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। 46. Maturation of spermatids into mature spermatozoa. The condition is called the spermiogenesis. इससे पहले से बात हो चुकी है कि ये spermatids to spermatozoa की फॉर्मेशन जो है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस डिफरेंट है। And organelles that develop over the anterior front half of the head in the spermatozoa, sperm cells of many animal cells, including the human, is the acrosome, Golgi apparatus, mitochondria और all A, B, C. अब कौन सी ऑर्गेनल जो होता है वो एंटीरियर हेड, हाफ हेड में बनती, तो वो इसमें अल्फा ही होगी, एक्रोसोम। उसकी वजह यह है कि बाकी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये तो वैसे मिडिल पीस के अंदर होती है, गोल्जी अपरेटस भी बैक साइड पे होते हैं, लेकिन मेनली जो एक्रोसोम होते हैं ये टिप पे होते हैं और इनके अंदर ये इंजाइमेटिक है, ये इनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर ये सवाल आया भी यहाँ से कि यहाँ से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज द हाई यूरिनडेज, इसके अंदर होता है, जो कि एग जो होता है फॉलिकल है उसको डेवलप करता है। ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज जो है वो सेम नहीं है। ल्यूटियल फेज जो है वो ओवरियन की फेज है, सेक्रेटरी फेज यूट्राइन साइक्लिक फेज है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, कि एक जगह ओवरी में जा रही है और दूसरी यूट्रस में जा रही है, बट दे आर एट द डिफरेंट साइट। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्रोसोम इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर which derive from the mitochondria, Golgi apparatus, lysosome और the ribosome. अब एक्रोसोम जो होते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर है और कहाँ से डिराइव होता है? दिस डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी apparatus. बीटा इज करेक्ट। वैसे इसमें आपको बताया कि लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, लेकिन अगर लाइसोसोम को भी देखेंगे तो वो भी गोल्जी apparatus से ही राइज होता है, तो इसके अंदर बीटा जो है करेक्ट है। Reproduction is a means through which species tend to maintain themselves is essential for the population to survive, may be source of genetic variation, all of these. तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं इसके अंदर, डेल्टा इज करेक्ट। रिप्रोडक्शन दैट सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, और जब स्पीशी सर्वाइव करेगी तो सारे ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसका सर्वाइवल पॉसिबल होगा, बट इट्स डू नथिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीशी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। Homologous pairs of chromosomes are found in the primary spermatocytes, spermatids, secondary spermatocytes और sperm. तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप जानते हैं कि मियोसिस वन होती है यहाँ पर, तो मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है, लेकिन मियोसिस टू में क्रोमाटिड्स ने सेपरेट होना होता है। तो मियोसिस वन में क्रोमोसोम्स और मियोसिस टू में मेनली क्रोमाटिड्स सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पिक अप द डिप्लॉयड सेल। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल को आपने देखना है, प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये तो जो है वो हैप्लॉयड है और सेकेंडरी ओ साइड भी हैप्लॉयड है, तो उसने पूछा है डिप्लॉयड सेल। तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड सेल है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला डिप्लॉयड सेल है, डेल्टा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल अंडरगोज मियोसिस वन, किसमें मियोसिस वन होती है? तो मियोसिस वन जो होगी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी या प्राइमरी ओ साइट में होगी, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर प्राइमरी ओ साइट है तो हम इसकी ऑप्शन को चूज करेंगे, बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, conversion of secondary spermatocytes to ovum
which which of following occurs? कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स टू ओवम, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स टू ओवम बनेगा तो यहाँ पर मियोसिस 2 जो है वो होगी, तो इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है। जी क्वेश्चन मैं एंड पे लेता हूँ, ये हम जरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी ओवोसाइट? प्राइमरी ओवोसाइट से कितने एग बनेंगे? एक प्राइमरी ओवोसाइट से जो एग है वो एक ही बनेगा, लेकिन आपको स्पर्मेटोसाइट से देखा था 4 बने, तो याद रखने कि सवाल आता है कि अगर 100 प्राइमरी ओवोसाइट है तो 100 एग बनेंगे, और अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 400 स्पर्म बनेंगे। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन द एंड गिव राइज टू डैश स्पर्म। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा एट द एंड कितने स्पर्म में कन्वर्ट होगा? 2 स्पर्म में कन्वर्ट होगा, यानी एक से 2 बनेंगे, तो टोटल जो 2 होते हैं, 2 जो है उससे फिर 4 बनते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल, in the human female, ovulation stage of almost coincides with the initiation of the secretory phase. कौन सी ovulation phase होती है that coincides with the initiation of the secretory phase? Uterine cycle, ovarian cycle, ovulation, ovarian cycle, uterine cycle और the menstruation. तो आप जानते हैं कि ovulation phase of dash almost coincides with the initiation of the excretory phase. तो आप जानते हैं कि ovulation phase जो है ये ovarian cycle की फेज है, और जो सेक्रेटरी फेज है वो यूट्राइन साइकिल की फेज। तो ये 2 मेन साइकिल होते हैं, तो इनकी फेजेस जो है वो ओवरलैप भी करती हैं और कोइंसाइड्स भी उसको हम कहते हैं। Which hormone make endometrium receptive for the implantation of zygote? Very important concept. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है दैट मेंटेन द स्टेट ऑफ द प्रेगनेंसी, और यही हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा और उसको रिसेप्टिव बनाएगा, और उसकी इम्प्लांटेशन जो है वो जाइगोट की करेगा। तो इसमें डेल्टा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर अंडरगोस स्पर्मेटोजेनेसिस गिव राइज टू, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम सिंपली 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो 400 आएगा, बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड हार्मोन एंड सेकंड हार्मोन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्मोन, दिस फिनोमेना एग्जिस्ट इन, किसके अंदर होगा? एस्ट्रोजन, एफएसएच रिस्पेक्टिवली। ये गलत है क्योंकि एफएसएच पहले आएगा जो कि एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं आएगा। डेल्टा इसके अंदर करेक्ट है, एफएसएच एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन एस्ट्रोजन एफएसएच की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। डेल्टा इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द ओवरियन साइकिल, अब आपने देखना है ओवरियन साइकिल की बतानी है, तो ओवरियन साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? ल्यूटियल फेज है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन प्रोलिफरेटिव दोनों यूट्राइन साइकिल की फेज है, और ओवुलेशन जो है साफ ज़ाहिर ओवरियन साइकिल के अंदर होता है, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। Haploid male sexual cells formed after meiosis from the spermatocytes that eventually mature into the spermatozoa. अब कौन से हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस से बनते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो फिर मिच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं? स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पर जो स्पर्म से सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड सेक्स सेल्स है, मियोसिस यानी कंप्लीट होने के रिजल्ट में बनते हैं। अब याद रखना है मियोसिस 1 बी और मियोसिस 2 बी दोनों के कंप्लीट होने से बनते हैं। अब इसने स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्पर्मेट्रिड्स होगा, अल्फा इज करेक्ट, और इससे फिर स्पर्मेटोजोन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, pair of two convoluted glandular tubular glands that lies behind the urinary bladder of the mammals। अब आप जानते हैं 3 तरह की ग्लैंड्स, और तीनों तरह की ग्लैंड्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, और लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सक्रीशन क्या है, और सीमन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, सेमिनल वेसिकल का है। तो इस तरह के सवाल पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो टू कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, अब यहाँ एक ये की पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर ग्लैंड दैट लाइज बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, बीटा इज करेक्ट, ठीक है। ये इसके लिए आपको एक और भी बताया था कि इसकी लोकेशन अगर एक और एग्जैक्ट देखें तो दिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ vas deferens एंड इजैकुलेटरी डक्ट, इसके यहाँ पर, और इसमें से जो फ्लूइड राइज होता है सेमिनल फ्लूइड, दैट इज अबाउट मोस्ट ऑफ द सेबन, ये इसी से बनता है।
क्वेश्चन नंबर 63, ए वॉलनट साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द पेनिस। तो इसमें जो करेक्ट होगा, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। वॉलनट साइज होते हैं, ये प्रोस्टेट होते हैं, अल्फा इज करेक्ट। और वो बेस ऑफ ब्लैडर पे प्रेजेंट होते हैं। पी साइज ग्लैंड प्रेजेंट इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर आएगा काउपर्स, ये पी साइज है। अब ये देखें, एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है ये भी आपने याद रखनी है, और ये ऑप्शन भी बन सकती है। तो ये पी साइज, वॉलेंट साइज, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर ग्लैंड, तो इस तरह से करके आपसे पूछा जा सकता है। कॉपर जो है, इसका नाम अगर आप देखें तो इसका नाम जो है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी है। कॉपर्स को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वेस डेफरेंस जॉइंस विद द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म। जब ये ज्वाइन करते हैं, ऊपर आपको बताया है, दे फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं वो शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे, और उसके बाद दैट ओपन्स इनटू द यूरिनोजेनिटल डक्ट। अल्फा करेक्ट। एवरीडे हेल्दी डर्ट मेल्स मेक अबाउट, अब इसके अंदर आ जाएगा चार्ली इज करेक्ट, 200 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम एवरेज देखते हैं तो मोर देन 20 मिलियन, और 20 से लेकर 150 मिलियन तक हो सकते हैं। तो दैट्स अबाउट 200 मिलियन, 200 टू 300 भी कुछ बुक्स के अंदर लिखा, बट 200 इज मोर करेक्ट। सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस्ड एलएच, एफएसएच, इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन। तो सर्टोली सेल या नर सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट हार्मोन इज इनहिबिन। ये भी सवाल आ सकता है, जिसने एक्चुअली जो स्पर्म काउंट है, नंबर है, उनको कंट्रोल करना होता है। In human female, the process of oogenesis starts when individual at the stage of the puberty, when the individual is at the state of infancy, when the individual at the stage of fetus, when the individual at the stage of childhood. तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल में जो oogenesis है वो स्टार्ट हो जाती है when they are at the stage of fetus। फीटस से स्टार्ट हो जाती है, और बर्थ के टाइम उनमें कम होके 40,000 होते हैं। तो फीटस में देखेंगे तो 120,000 होंगे, यानी फीटल स्टेज में स्टार्ट होती है। और जब फीटल स्टेज में स्टार्ट होती है तो उसी दौरान जो फोलिकल होते हैं, जिनको हम प्राइमरी फोलिकल कहते हैं, वो बन जाते हैं। अब प्राइमरी फोलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं। तो ये ओसाइट जो होते हैं बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये ओसाइट इस फेज के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं। किस फेज में? अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 के अंदर। और कितनी देर के लिए अरेस्ट रहता है? दैट अरेस्ट इज अबाउट 13 to 14 years अंटिल द प्यूबर्टी। उस वक्त तक अरेस्ट रहता है। तो याद रखना, अरेस्ट दो जगह हुआ। एक तो यहां अरेस्ट हुआ, दूसरा मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ, जब सेकेंडरी ओसाइट ओवुलेशन जब होती है। और वो अरेस्ट कुछ दिनों के लिए होता है, यानी जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर वो डिवेल्प होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर जो चार्ली है वो करेक्ट होगा। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और इससे पहले आपका टेस्ट हो चुका है, आपने उसमें भी एमसीक्यूज कर लिए हैं, लेक्चर लिया है, वहां पे भी आपने पढ़ा है। तो ये तमाम चीजें मिला के आपका 100% यूनिट जो है वो कवर हो जाता है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।